सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड व्हाट अबाउट मी। सो यस, आई एम आल्सो एब्सोल्युटली क्लास 8। तो लास्ट वीडियो जो था हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, तो उसको हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। तो एक्चुअली में वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज जो है हमारा ये सेकंड पार्ट होने वाला है। यहाँ पे जो है हम इस वीडियो को जो है उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हुए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए ध्यान से कि ये लास्ट वीडियो में जो है हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों को आंसर करना था कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या है स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, द पर्सन हु स्प्रे वीडिसाइड्स ऑन देयर क्रॉप्स लाइक फार्मर्स, तो उनके ऊपर जो है इसके क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो आज जो है हम लोग इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं। ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे, है ना। चाहे जो कुछ भी हो, आज हर हालत में हम वो चैप्टर आपका कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रोसीड किया। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसलों की कटाई करना। एक्चुअली में क्या होता है कि जो किसान भाई लोग होते हैं, सपोज कि वो इतना मेहनत करके फसल लगा दिए, अब उसको समय से अगर वो उसकी कटाई नहीं करेंगे, खेतों से हटाएंगे नहीं, तो जब फसल क्रॉप्स मैच्योर हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप उसको खेतों में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। तो इसी के लिए हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, क्रॉप की जो कटाई करते हैं हम लोग आफ्टर इट इज़ मैच्योर, है ना। तो देखिए हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसमें कहता है कि कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब आपका क्रॉप मैच्योर हो जाता है तब आप उसकी कटिंग कर देते हैं, काट करके खेतों से हटा लेते हैं। तो इसी को जो है हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब देखिए हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इसको जो है पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो पूरी तरह से उसको उखाड़ सकते हैं आप जड़ से भी पौधे को, या फिर आप उसको ज़मीन के काफ़ी पास से जो है ग्राउंड से जो है सिकल वगैरह, ये देखिए ये सिकल का फोटो दिया हुआ है, तो ये जो सिकल है इसके हेल्प से भी आप उसको आसानी से काट सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग उसको सिकल की मदद से ग्राउंड के काफ़ी क्लोज से उसको काटते हैं। और ये जो है आपको जो भी फसल होते हैं उसको पकने में, यानी कि फसल खेतों में लगाने से लेकर के पकने तक लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं, अगर वो सीरियल क्रॉप है तो देखिए हमारे कंट्री में जो कह रहा है कि हार्वेस्टिंग जो है वो या तो मैनुअली होता, बहुत पहले के ज़माने में मैनुअली मतलब कि हाथों से ही किसान लोग अपने फसलों की कटाई करते थे विद द हेल्प ऑफ सिकल। लेकिन जो है मॉडर्न टाइम में अब तो समय बदल चुका है, हर चीज़ एडवांस हो गया, काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। तो अभी क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अभी जो है मशीन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। इसको हार्वेस्टर हम लोग बोलते हैं, कंबाइन मशीन वगैरह होता है जिसकी इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं, जो आप फसल लगा रहे हैं, उनके सीड्स को उनके प्लांट से अलग करना। तो देखिएगा ज़रा, फ्रॉम द साफ मतलब होता है भूसी, जो पेड़ पौधे में के अंदर जो आप जानते हैं कि जो प्लांट हो गया उसका जो भूसी हो गया, जो पौधा हो गया, उससे आप सीड्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो इसको आप थ्रेसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा आपको कि उसको काफ़ी जैसे प्लांट जो है उसको काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है, और काटने के बाद वो भूसा बन जाएगा और आपका जो सीड्स होगा वो अलग हो जाएगा। तो उसी को हम लोग थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि थ्रेसिंग क्या है आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए कि इन द हार्वेस्टेड क्रॉप देखिए ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द साफ। इसी को हम लोग थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि थ्रेसिंग क्या होता है, तो इसका जो है आप आंसर जो है यहाँ से लिख लीजिए। देखिए यहाँ से जो है मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए देखिए यहाँ से इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स ये जो ग्रेन है सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। ठीक, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है सेपरेटेड फ्रॉम द साफ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का जो डेफिनेशन है आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा।
चलिए हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। अब देखिए जो थ्रेसिंग है एक मशीन के सहारे किया जाता है जिसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेस। अब देखिए जो कंबाइन मशीन होता है ये सिर्फ थ्रेसिंग करने का ही काम नहीं करता है। इसके फ़ायदे क्या क्या है कि ये डायरेक्ट आपके खेतों में जाएगा और खेतों से डायरेक्ट आपके फसल को काटते भी रहेगा, कटाई भी करते रहेगा, और कटाई करने के साथ साथ जो है वहीं से ये थ्रेसिंग भी करते रहेगा। तो इससे क्या होता है कि टाइम और लेबर दोनों की बचत हो जाती है और काम जो है आसानी से काफ़ी कम समय में हो जाता है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब देखिए बहुत से ऐसे इंडिया के स्टेट्स है जहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे फॉर द हार्वेस्ट। अब देखिए किसान लोग 3-4 महीने जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद एक टाइम आता है जब उनको अपने फसलों की कटाई करनी होती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। जब वो अपने खेतों में देखते हैं कि जो फसल जो है पकने के बाद वो जब पीला हो जाता है तो देखने में काफ़ी गोल्डन सुनहरे कलर का वो दिखता है ना। स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं लेडन विद ग्रेन, वे पूरे ग्रेन से अनाज से दानों से पूरे भरे पड़े होते हैं। फिश द हर्ट्स ऑफ द फार्मर। ये जो सीनरी है देख करके किसान लोगों का जो हर्ट्स है वो एकदम खुशी से जॉय से एकदम भर जाता है। उनको लगता है कि चलो हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। जैसे कि आप ही सपोज़ कि पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और अगर एग्ज़ाम में आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में 95 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, तो आई थिंक कि खुशी से आप एकदम पागल हो जाइएगा, है ना। तो एक्चुअली में मत होइएगा, इट इज़ जस्ट फॉर फन, है ना। तो उसी तरह से किसानों के साथ भी ऐसा होता है विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग, और उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स, है ना। तो वही इनका जो मेहनत होता है वो रंग लाता है जब पूरा फल पकड़ लेता है इनके फसलों में। तो अब इनके लिए जो समय होता है रिलैक्स करने का एंड इंजॉय अ लिटिल। अब ये सोचते हैं कि अब हमारी मेहनत सफल हुई, रंग लाई, तो अब हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो ये जो पीरियड होता है हार्वेस्टिंग का टाइम, दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो टाइम होता है जिस टाइम में फसलों की कटाई होती है ये काफ़ी जो है इंजॉयफुल टाइम होता है। तो पूरे इंडिया में जो हमारे फार्मर्स लोग हैं काफ़ी धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैन एंड वेमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। ये काफ़ी उत्साह के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स हैं जो कि हमारे हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड हैं। अब ये कौन कौन फेस्टिवल हैं जो हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में जो हार्वेस्ट से रिलेटेड। तो ये देखिए पोंगल है, बैसाखी वगैरह, होली है, दिवाली है ना। इसके अलावा जो है नाबानिया एंड बिहू, ये सब जो है कुछ फेस्टिवल है जो कि हमारे स्टेट्स में मनाए जाते हैं। जिसमें कि पोंगल वगैरह आप कहाँ मनाते हैं? पोंगल ये आई थिंक कि केरला में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में, होली तो पूरे इंडिया में मनता है, दिवाली भी मनता है। अच्छा ये जो बिहू तो आई थिंक कि असम में मनता है, और ये जो नाबान्या है ये आप लोग ज़रा देखिएगा कि ये हम लोग किस स्टेट में मनाते हैं, इंडिया के किस स्टेट में मनाया जाता है। आप लोग ज़रा सर्च करके हमको कमेंट करके आप ज़रा हमको बताइएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताइए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए फिर से आपकी दोस्त जो है पहेली आ गई है। ये क्या बोल रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। अब क्या होता है कि जब किसान लोग फसलों को काट लेते हैं तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो स्टब्स होता है यानी कि उनका जो प्लांट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब काटने के बाद जो कुछ अवशेष फसल के जो कुछ पार्ट बच जाते हैं उनके प्लांट्स के कुछ पार्ट, जिसको हम लोग स्टब्स बोलते हैं, तो ये फील्ड में ही छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है उसको फार्मर लोग खेतों की जुताई करते हैं, और फिर जो है उसको कुछ समय बाद जब वो सूख जाता है तो उसको जला देते हैं। तो इसको लेकर के ना पहले को काफ़ी चिंता हो रही है कि सी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन। तो आपको पता है ना कि जैसे फसलों को अगर आप जलाते हैं तो हमारे एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, हमारे एयर में जा कर के उसके जो काफ़ी हार्मफुल स्मोक होते हैं वो एयर में जाकर मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। इट में ऑल्सो कैच फायर। दूसरा इससे डैमेज क्या हो सकता है कि जब आप उसको जलाते हैं तो आसपास के जो खेत हैं जिसमें फसल लगा है तो ये
जो फायर है ये स्प्रेड आउट हो सकता है, और अगल बगल के खेत में अगर फसल पके हुए हैं तो वहाँ भी इसका फायर स्प्रेड होकर उसमें उस फसल में लग सकता है और उसको जला सकता है ना, लाइंग इन द फील्ड, तो जो अगल बगल के खेत हैं। तो इसलिए जो है इसको काफ़ी वरी हो रहा है। तो आई थिंक ये जो वरी है इसका जो चिंता का कारण है, इस पहेली की को जो चिंता हो रही है, आई थिंक ये आपको भी ऐसी चिंता होती होगी, है ना। आप भी सोचते होंगे कि हाँ ये वाकई में हमारे हेल्थ के लिए या फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये सही नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग स्टोरेज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे स्टोरेज भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप सारे अनाज को खा नहीं सकते हैं। तो किसान लोग इतने मेहनत किए हुए हैं, अब वो फसल के को स्टोरेज करने की इनको ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसके लिए स्टोरेज ऑफ, अब जरा देखिए यहाँ कि स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर मान लीजिए कि जो आप ग्रेन बड़े पैमाने पर उत्पादन किए हैं, पैदावार हुआ, अब उसको स्टोर करना काफ़ी ज़रूरी है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। अब जानते हैं कि मॉइस्चर से बचा के रखना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि इंसेक्ट, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लग के उसको डैमेज कर सकते हैं, तो फिर सारा मेहनत उनका बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले कि हार्वेस्टेड ग्रेन साहब जो तुरंत जो आप फसल को काटते हैं ना, तो उसमें मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर होता है, अगर आप ऐसा ही उसको स्टोर कर लेंगे तो मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। तो बोल रहा है कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं ना, उनको बिना सुखाए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दे मे गेट स्पॉइल्ड, नहीं सॉरी, ये कह रहा है कि फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर आप बिना सुखाए उसको अगर स्टोर करेंगे तो वो क्या हो सकता है कि स्पॉइल्ड, डैमेज हो सकता है, या फिर अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म जो है उन पे अटैक करेंगे और उनको धीरे धीरे उसको खा करके, जैसे आप घुन वगैरह का नाम सुनते हैं ना कि फसलों में, अनाज, गेहूं में, चावल में घुन लग जाता है। स्लैंग लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, बिहार यूपी में के लोग जानते होंगे इसको। तो मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज, जिससे कि वो यूज़ के लायक नहीं रह जाता है। अच्छा, फॉर द जर्मिनेशन, दूसरी चीज़ की आप उससे नया प्लांट भी नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि अंदर से वो खोखला हो चुका है। तो इसलिए जो है स्टोरिंग करने से पहले उसको प्रॉपरली जो है धूप में सुखाना काफ़ी ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या है कि आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं विदाउट एनी वरी। ये बोल रही है कि ये अपनी माँ को देखती है कि जो भी फसल उसके खेतों में हुए हैं उसको आयरन ड्रम में स्टोर करके रख रही है। तो स्टोर करने से पहले जो है वो उसमें क्या कर रही है कि कुछ ड्राई नीम लीव्स जो है, ड्राई नीम, तो उसको आश्चर्य हो रहा है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। तो आई थिंक ये आपको पता होगा कि जो फसल है उसको स्टोर करने से पहले, यानी आई मीन जो अनाज होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनको जब हम लोग ड्रम वगैरह में स्टोर करते हैं तो स्टोर करने से पहले उसमें नीम लीव्स भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना उनको लगने से प्रिवेंट करता है ना। क्योंकि आप पता है कि जो नीम लीव्स होते हैं इनमें माइक्रोबायल या एंटी फंगल कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि ये एंटी फंगल होते हैं या एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनको ये लगने नहीं देता है। तो इससे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। अब देखिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है कि साइलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। साइलोज क्या होता है? अब देखिए जैसे बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है ग्रेन्स का, फसल का, तो इसके लिए इसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े देखिए ऐसे टैंक्स बने होते हैं जिनको हम लोग साइलोज बोलते हैं। तो इनमें जो है फूड को स्टोर करके, ग्रेन्स जो होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। और कुछ वैसे सिचुएशन पे, जैसे सपोज दैट कि कभी कुछ ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन हो गए, जैसे कि कहीं फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो इसके लिए जो है हमें साइलोज की ज़रूरत पड़ती है ग्रेन्स को स्टोर करके रखने के लिए। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, एंड अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया देन यू फील फ्री टू पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड whenever I will see your comment I'll obviously reply you, ओके। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब जो है यहाँ पे बता रहा है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रैनरीज। जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना वो ग्रैनरीज में कैसे स्टोरेज किए जाते हैं, स्टोर करके। यहाँ पे देखिए ये जो बोरा होता है, अनाज की जो बोरी होती है, ये गोडाउन वगैरह होते हैं जो FCI का आप नाम सुने होइएगा,
तो FCI बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो है जगह जगह FCI बनाए गए हैं। इनका मेन मकसद यही होता है कि फूड को वेस्ट होने से बचाया जाए। जो भोजन है, जो हमारे जो ग्रेन्स है, अनाज है, उनको एक ऐसा स्टोरेज दिया जाए जहाँ से भोजन क्या हो, वेस्टेज ना हो। तो ये जो गोडाउन वगैरह होता है, इन गोडाउन में क्या जाता है कि बोरी में भर भर के इनको स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा ठंडक होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ दवा वगैरह ऐसे इसमें डले हुए होते हैं जिससे कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े लगने का चांस जो है बहुत ही कम होता है। तो ये तरीका है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। फार्मर के लिए जो है ना वो जूट बैग्स होता है। ये इस तरह का जो है जूट एक प्लांट है जिसके बैग्स जूट फाइबर से बैग तैयार किए जाते हैं, है ना। या फिर वो मेटालिक बीन्स, कुछ मेटल के बने हुए, जैसे कि ड्रम वगैरह का आप नाम सुने हुइएगा। तो ड्रम वगैरह जो होता है वो मेटल का बना होता है ना, टीन का भी बना होता है। तो उसमें ये स्टोर करके रखा जाता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। फिर भी अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया कि आप अपने घरों में जो है इसको स्टोर करके रखते हैं, लेकिन सपोज दैट कि आपको काफ़ी ऑन लार्ज स्केल इसको स्टोर करके रखना है, तो आप घरों में तो उतना ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे साइलोज वगैरह जो है ये बनाया जाता है। तो साइलोज वगैरह बने होते हैं, या फिर जो ग्रैनरीज वगैरह होते हैं वहाँ पे, जैसे कि ये देखिए जो है ये आपका ग्रैनरीज दिखाया हुआ है जिसको गोडाउन वगैरह बोलते हैं, जिसमें FCI भी आता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। देखिए, तो रैट्स वगैरह हो गया, इंसेक्ट्स वगैरह हो गया, इनसे बचाने के लिए हम लोग को करना पड़ता है। या फिर एक और तरीका है जो हम लोग के घरेलू तरीका है, जो घरों में भी ऐसा करते हैं। आप अपनी दादी नानी को भी ऐसे देखे हुएगा करते हुए। तो इसमें हम लोग जो है ड्राइड नीम लीव्स जो है ना ये यूज़ करते हैं टू स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, घरों पे। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक, कुछ ऐसे केमिकल जो हैं गोडाउन वगैरह में यूज किए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले अभी बताया। ट्रीटमेंट के लिए आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब जो है हम लोग देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली में क्या होता है। तो देखिए ये बोल रहा है कि एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं, है ना, उनको आप जो रियरिंग एनिमल्स है, जिनको रियर का मतलब होता है पालना, जो आप जानवर पालन करते हैं घरों पे या फिर फॉर्म्स में, हैव टू बी, उनको जो है प्रॉपर फूड चाहिए, उनको खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, आवास चाहिए। साथ ही साथ उनका केयर करना भी ज़रूरी है, यानी कि उनका कभी तबीयत ख़राब हो गया या फिर वो कोई ऐसा गलत चीज़ ना खा ले जिससे कि उनको नुकसान हो, तो ये सब देख रेख करना आपको ज़रूरी है। तो जब इस तरह की चीज़ों को आप लार्ज स्केल पे करते हैं ना, कि जानवरों को पालना हो गया या फिर उनको भोजन देना हो गया, है ना, उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था करना हो गया, उनका केयर करना हो गया, तो जब आप इसको लार्ज स्केल पे जब आप इसको करते हैं, व्हेन इट इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा आपको ये डिफिनेशन लिखना है कि एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के नाम से। तो चलिए आप समझ गए होइएगा। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए पहली जो है आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताने वाली है, तो आप इसको जानिए। तो देखिए ये आपसे बोल रही है कि फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ। आपको पता है कि फ़िश खाना जो है हमको ज़रूरी है, हम लोगों को फ़िश खाना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। अब देखिए बता रहे हैं कि वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। आपको पता है ना कि फ़िश का जो कॉड लिवर होता है ना, उससे हम लोगों को एक ऑयल मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, यानी कि जो कॉड लिवर खाते हैं ना, लीवर, उससे एक ऑयल मिलता है और उस ऑयल में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होती है। आपको पता है ना कि विटामिन डी जो है उसकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को होती है। आपको पता है कि जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में आपका जो बॉडी है ना, वो बॉडी भी विटामिन डी जो है वो बनाता है आपके शरीर के अंदर। तो एक तो विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलती है, और दूसरी चीज़ की जो है आप फिश का कॉड लिवर खाएंगे तो यहाँ से भी आपको विटामिन
डी की प्राप्ति होगी। तो आई थिंक ये भी आप समझ गइएगा। ओके तो दोस्तों इस चैप्टर का जो 7 था यहीं तक था। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। आप हमारे साथ बने थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये चैप्टर जो है आपको कैसा लगा। और इस चैप्टर में जो है काफ़ी मेहनत किया गया है मेरी तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं छोड़ा हूँ, या कोई ऐसा टॉपिक मेरे से छूट गया हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो मैं अलग से एक सेपरेट जो है वीडियो उस पर बना दूँगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए, ताकि वो भी इस माध्यम से पढ़ें और उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इस वीडियो को देख करके। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड हैव अ गुड टाइम।